silent? Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to meet and have this session of news analysis. Thank you वापस से for giving such nice comments and thank you that you're liking these lectures. Feels great. शुरू करते हैं फिर आज का सेशन. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं जो हमें कवर करने हैं इन डिटेल. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मैं कहूँगी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, राइट. चर्चा का विषय भी है. तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहने वाला है. पहले एज यूजुअल हमारी जो प्रथा है जिसमें हमें जो कवर करना है वो देख लेते हैं. तो दीज आर द आर्टिकल्स लिस्ट दैट वी हैव टू डील विथ टुडे. ये है प्रीलिम्स के, ये 3 आर्टिकल्स मैं बोलूँगी प्रीलिम्स पॉइंटर्स ही हैं. ब्रू रिफ्यूजीज, इनके बारे में पढ़ेंगे. तमिल लंबाडी एम्ब्रॉयडरी फेमस, कैसी फेमस, किस लिए फेमस, क्या होता है, कैसी दिखती है, पिक्चर भी देखेंगे, राइट, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, विच रेंज, कैसा फ्लरा, कैसा फना, क्यों न्यूज़ में है, विल टेक इट अप. 70 आवर वर्क वीक काफ़ी चर्चा में, सबने सुना ही होगा. इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने सजेस्ट किया कि इंडियन यूथ शुड वर्क 70 आवर्स, 70 घंटे अ वीक. आपका क्या कहना है? आप भी बता सकते हो कि क्या इससे कंट्री की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी. अब ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, राइट. दे कैन आस्क यू इन द इंटरव्यू एज वेल कि क्या आपका क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हो. आपके पास कुछ फैक्ट्स भी होने चाहिए कि एक एवरेज यंग इंडियन वर्क हाउ मेनी आवर्स, क्या लगता है कि एक एवरेज यंग इंडियन वर्क एट प्रेजेंट. ये बातें हम करेंगे इसमें. फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स के आर्ग्यूमेंट्स जो इसके फेवर में जाते हो, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम इसके जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो इसके अगेंस्ट में जाते हैं, दोनों लेंगे. और फिर हम एक ऐसी अप्रोच पे आएंगे जो बैलेंस स्ट्राइक करती हो. बैलेंस होना चाहिए बिटवीन योर वर्क एंड योर लाइफ, है ना. हम बोलते हैं ना वर्क लाइफ में भी एक बैलेंस होना चाहिए. तो कैसे, अब होना तो चाहिए तो सब बोल देते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए वो भी जानना है. तो ये हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, या आपके पॉइंट्स आपके पास अगर होंगे तो आपका, अगर वो फीडबैक मांगेंगे, आपका सजेशन, आपका थॉट, तो ये आप शेयर कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट यू हैव स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक. क्या है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, क्यों ये न्यूज़ में है, क्या चर्चा का विषय है. सो ये भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट. आई थिंक अब आपको पता चल गया है कि क्या कुछ हमें कवर करना है. इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, चर्चा का विषय. सेशंस अच्छे लगते हैं लाइक कर देना. अब मुझे पता है कि आप सब कर देते हो, तो मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो. शेयर इन द सेंस, अगर आप किसी को ऐसे वर्बली भी बोलोगे तो भी चलता है. अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं लेक्चर्स तो यू कैन रेफर टू अदर्स, राइट. इतना. एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल. आईफोन हैकिंग. Many politicians claim कि their phones are hacked. So how safe are iPhones and what is Apple warning? अब ये पूरी कहानी क्या है इसको समझते हैं. हाल फिलहाल हुआ क्या है, एप्पल ने कुछ वार्निंग भेजी टू इम्पॉर्टेंट पीपल. मैं आई वुड से जैसे ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं बताऊंगी. तो अभी आई टेक ऐसे ही कि कुछ जैसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स लगा लो इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड. ये वार्निंग थी, मैं आपको वार्निंग का मैसेज भी दिखाऊंगी. ये वार्निंग थी अबाउट पोटेंशियल अटैक्स बाय यू कैन से पावरफुल ग्रुप्स सपोर्टेड. तो बेसिकली यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है. सो एक अलर्ट नोटिफिकेशन आया several political leaders के पास in India from Apple warning them against state sponsored attack. Now what is this state sponsored attack? नाम से ही पता चल रहा है, state मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आप लगा रहे हो. सो स्पॉन्सर्ड अटैक, स्पॉन्सर्ड बाय देम, ऐसा
बोला जा रहा है, इसको हम अच्छे से अभी क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में क्लेम किया गया कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स माइट बी ट्राइंग कि वो आपके जो प्रोडक्ट है, जो आप फ़ोन चला रहे हो, वो वहाँ से आपका सेंसिटिव डाटा माइट भी वो लेना चाहते हैं। तो इसीलिए एक अलर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, हु माइट बी टारगेटेड बाय दीज अटैकर्स। ये कोई साइबर क्रिमिनल्स की तरह रेगुलर नहीं है, मतलब रेगुलर साइबर क्रिमिनल्स टारगेट करते हैं लोगों को, उनके अपने मोटिव्स होते हैं पैसा लेना और ये सब, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेट बैक्ड अटैकर्स हैं वो फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स जो ओपोजिशन के हैं, किस लिए? टू ट्राई टू गेट इनटू देयर डिवाइसेस, राइट। तो इस बात को समझने की बात है कि ये व्हाई इट इज डिफरेंट। So some politicians who are not the part of ruling government in India, they said that they got a message from Apple. मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ, ऐसे आया उनके पास, state sponsored attackers may be targeting your iPhone। तो ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है। सो यहाँ पर द मैसेज सेड कि वही powerful group state sponsored attackers supported by the government, they might be trying to get into their iPhones. These attackers could be targeting specific politicians and Apple ने एडवाइस किया इन पॉलिटिशियंस को ऑन सर्टेन वेज कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। उनमें से उनका एक सजेशन दिया गया, दैट इज लॉकडाउन मोड। मैं इस पे और भी पहले तो हम, ये तो हो गया एक तरीके का सॉल्यूशन, या लॉकडाउन मोड क्या होता है ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पे। हु आर दीज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स दैट एप्पल रेफर्स टू? सो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, सो दे आर, ऐसे लगा लो, वो ग्रुप्स दैट आर सपोर्टेड, दैट आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, हु हैव सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, जिनके पास एडवांस टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो एप्पल रेफर टू दीज अटैकर्स एज हाईली सोफिस्टिकेटेड, वेल फाइनेंस्ड होते हैं, एंड दे कॉन्स्टेंटली चेंज देयर मेथड ऑफ अटैकिंग। तो ट्रैक करना भी समटाइम्स इट माइट गेट डिफिकल्ट। तो एप्पल ने ये मेंशन किया है कि चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा टू डिटेक्ट दीज अटैक्स, राइट। क्योंकि वाई? क्योंकि द सिग्नल्स दे रिलाई ऑन टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, दे आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स वार्निंग्स कुड बी फॉल्स अलार्म्स ऑल्सो, और सम अटैक्स माइट गो अननोटिस, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा वेल फाइनेंस्ड, वेल इक्विप्ड, और आप बोल सकते हो कि दे हैव वेरियस परफेक्ट वेज जहाँ पर दे चेंज देयर मेथड्स ऑफ अटैकिंग। तो यही बोल रहे हैं वो कि अनलाइक रेगुलर साइबर क्रिमिनल्स जो अटैक करते हैं फॉर मनी, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स फोकस करते हैं ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन हु दे आर, व्हाट दे डू। उनका गोल अलग है, उनका गोल है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करना एंड मॉनिटरिंग सर्टेन इंडिविजुअल्स। तो ये जो अटैक्स है, दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर क्वाइट डिफरेंट, दे आर मेंट टू अवॉइड डिटेक्शन, राइट। तो यहां पर एप्पल ने इसलिए वॉर्न किया दैट दीज अटैक्स आर कॉम्प्लेक्स एंड दे ऑफन डिजाइन टू स्टे हिडन। तो यहाँ पर ये एप्पल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब इसके बाद नाउ एप्पल के थ्रेट नोटिफिकेशंस तो पता चल गया कि क्या है, वार्निंग मैसेजेस हैं दैट आर सेंट टू द यूजर्स व्हेन देयर सिस्टम्स। ऐसा होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि सिस्टम ने अगर कुछ पैटर्न को डिटेक्ट किया है, कुछ एक्टिविटी ऐसी डिटेक्ट करी है जो कि मिसमैच हो रही है, सो वो अपने यूजर्स को अलर्ट कर देते हैं, वार्निंग मैसेजेस भेज सकते हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स बोल रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट के ही द्वारा किया गया हो। स्टेट स्पॉन्सर्ड में कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। सो दीज नोटिफिकेशंस एम टू अलर्ट देम, राइट। तो जब एक अटैक डिटेक्ट हो रहा है तो एप्पल क्या एडवाइस कर रहा है अपने यूजर्स को? ऑब्वियसली कुछ सिक्योरिटी मेजर्स एडवाइस करेगा। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, सेटअप द पासकोड ऑन द डिवाइस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए, एप्लीकेशंस डाउनलोड करो ओनली फ्रॉम द एप्पल्स ऑफिशियल ऐप स्टोर, ताकि इंस्टॉल के टाइम पे भी रिस्क नहीं हो, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंस्टॉलिंग। अननोन लिंक्स, जैसे हमने कल भी बात करी थी, अवॉइड क्लिकिंग द अननोन लिंक्स। तो यहाँ पर एप्पल ने रिकमेंड किया है कि आप अपने फ़ोन में लॉकडाउन मोड को एक्टिवेट कर लो।
नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दिस लॉकडाउन मोड? ये एक फीचर है जो एप्पल ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है. अब इसके अंदर क्या होता है? लॉकडाउन मोड ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट साइबर अटैक. जब इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका जो डिवाइस है दैट इज पुट ऑन अ हाई सिक्योरिटी स्टेट. इसका मतलब कुछ टिपिकल फंक्शंस डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कोई फाइल की अटैचमेंट आती है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हो ऐसे, तो वो डाउनलोड नहीं होगी, राइट. बाकी जैसे मतलब यूजर्स माइट नॉट बी एबल टू रिव्यू और रिसीव दीज अटैचमेंट्स या लिंक्स, राइट, जो उनके मैसेजेस में आ रहे हैं ऐसे. बाकी ऑब्वियसली ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं. आप बाकी एक्सेस तो कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है फ़ोन बिल्कुल लॉकडाउन शट डाउन हो गया आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, नहीं. सेवरल मेनी यूजुअल फंक्शंस, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड और डिसेबल्ड. ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल. उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसी के साथ चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पर इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने सजेस्ट किया कि इंडियन यूथ को 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए ताकि कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, राइट. उन्होंने यहाँ पर जर्मनी और जापान का भी एग्जाम्पल दिया है. पढ़ते हैं फिर इसको, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर. तो ही पॉइंटेड आउट दैट देखो इम्प्रूविंग वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. एक सर्वे हुआ और सर्वे के हिसाब से हाउ मेनी आवर्स डज एन एवरेज इंडियन यंग इंडियन वर्क एट प्रेजेंट, ये पता होना चाहिए. 2019 का टाइम यूज सर्वे कहता है कि 15 से 29 साल, 15 to 29 है ना, 15 to 29 ईयर ओल्ड कोई भी है, आप सब इसी एज ब्रैकेट में होगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 7.2 आवर्स अ डे काम करते हैं रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में 8.5 आवर्स अ डे. अब सर्वे है, उल्टा भी हो सकता है, ऑफेंड नहीं होना है, इट्स अ सर्वे. जैसे इन अर्बन उत्तराखंड द एवरेज डेली वर्क टाइम फॉर यंग इंडिविजुअल्स इज इवन हायर, वो है 9.6 आवर्स पर डे. तो हालांकि स्टिल इट इज लोअर देन 70 आवर वीक आप चाह रहे हो, तो नारायण मूर्ति जी का जो ये सजेशन है दैट इज लाइक कि आप 6 दिन में 12 घंटे, मतलब इट्स लाइक 12 आवर्स ऑफ वर्क फॉर 6 days ऐसा लगा लो, जो कि करंट एवरेज वर्किंग आवर से कम है. और ये जो उनका सजेशन है दैट इज 12 घंटे एक दिन में, या 12 घंटे ऑफ वर्क फॉर 6 days, विच इज मच लॉन्गर देन दी करंट एवरेज वर्किंग आवर्स ऑफ यंग इंडियंस. तो ये हाईलाइट कर रहा है एक देखो गैप है बिटवीन द करंट वर्क आवर्स एंड जो नारायण मूर्ति जी ने प्रपोज किया द आइडल वर्क आवर्स फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. लेकिन घबराओ मत, हमें किसी भी तरफ, यहाँ पर तो काफ़ी बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो कहेंगे कि नहीं ये कोई बात होती है ना. अब देखो हमारा नज़रिया एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होना चाहिए. यू आर अपकमिंग ऑफिसर्स, किसी भी तरफ भावनाओं में बह नहीं जाना है कि 70 घंटे काम, क्या पता कल को आपको क्या लगता है कि आज आपकी प्रिपरेशन हो रही है, बन जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा. काम तो एक्चुअल में वहाँ से शुरू होगा, तब आपको क्या पता करना पड़ जाए, आपकी ड्यूटी ऐसा डिमांड कर दे किसी दिन, राइट. तो अपने थोड़ा भावनाओं को इसमें झलकाएंगे नहीं आंसर के अंदर. एक आइडली आंसर लिखना है तो उस तरीके से ही सोचना पड़ेगा. तो पहला तो ये है कि अच्छा क्या फेवर में आते हैं आंसर्स, वो भी सोचो. देखो इंडिया के पास एक लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन है और उसका एडवांटेज आप ले सकते हो. अगर आप एनकरेज करो कि एक डिसिप्लिन यंग लेबर फोर्स हो, एक हार्ड वर्किंग यंग लेबर फोर्स हो कंट्री के अंदर, तो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ इट. विद द मीडियन एज ऑफ अगर आप लगाओ 28.4 ईयर्स, इंडियाज यूथफुल पॉपुलेशन एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कंट्री के नेशंस के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी. तो यहाँ पर पहला फेवर क्या हो गया? लेवरेजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है. दूसरा, अगर आप ग्रेटर प्रोग्रेस चाहते हो तो आपको बाकी नेशंस के साथ कैचअप करना पड़ेगा, वो भी कम टाइम में, फटाफट, राइट. तो हमारे को अपने वर्क कल्चर में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है. तो कैसा? मतलब इट्स लाइक फोस्टरिंग अ मोर डिटरमाइंड, डिसिप्लिन्ड एंड डिलिजेंट अप्रोच टू वर्क,
राइट. फोकस शुड बी ऑन कि आप अपने एफर्ट्स को यू चैनल इट इनटू प्रोडक्टिव टास्क फॉर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओवरऑल फेवर में बात आ गई क्या? एक डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर की. देन व्हाट एल्स? जर्मनी और जापान को उन्होंने कोट किया, तो यहाँ पर क्या लेसन्स हम ले सकते हैं फ्रॉम जर्मनी एंड जापान? ये भी फेवर में जाता है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन्स और जापानीज दोनों ने दे वर्कड अराउंड, मतलब 8.5 से 9 घंटे उन्होंने 5 डेज अ वीक काम किया है. मतलब आप लगाओ तो 2200 to 2400 आवर्स पर ईयर. ठीक है. इन इंडिया अगर आप रैपिड प्रोग्रेस चाहते हो तो ये 5 दिन का जो वर्क वीक है, इट इज़ नॉट एनफ. करंट जनरेशन इज वाइटल इन ड्राइविंग इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो आपको एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस आवर वर्क एफिशिएंसी, आवर आउटपुट. अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट नहीं करोगे तो यू माइट स्ट्रगल टू कीप अप विद द नेशंस जिन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है. सो दैट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव योर लेबर प्रोडक्टिविटी. मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो जिनको भी ये राइटिंग में डाउट आ रहा हो. अब वो कहते हैं कि ये 70 घंटा मतलब बोलना, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब में दे दो. इट्स नॉट नेसेसरी. आप इसको ऐसे एलोकेट कर लो, आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को 40 आवर्स दो, बाकी 30 आवर्स आप रिजर्व करो फॉर योर पर्सनल स्किल डेवलपमेंट. जिस भी फील्ड में आप मास्टर करना चाहते हो, यू वांट टू मास्टर योर स्किल्स, उसमें अपना वो टाइम इन्वेस्ट करो. चूज दैट, पर्सनल ग्रोथ लेकर आओ. Right? So it is like utilizing your additional time for self-improvement. Right? So it's opportunity for skill development. ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस में भी काम आएंगे और आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे. लेकिन अब ये हो गए 5 पॉइंट जो मैंने आपको फेवर में दे दिए 70 आवर्स वर्क के. अब इसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स जाते हैं? अगेंस्ट में तो सारे लेके बैठे होंगे यहाँ पर पॉइंट्स, सोचना भी नहीं पड़ेगा. स्टडीज ने कंसिस्टेंटली इंडिकेट किया है कि 50 आवर्स के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है. आप खुद ये चीज़ों को आप डे इन डे आउट, आप एस्पिरेंट्स हो, आप खुद ऑब्जर्व करते हो. 3 घंटे हम बोलते हैं कि पढ़ो, हम बोलते हैं ना 10 मिनट का ब्रेक लो. हम 12-12 घंटे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं हो सकता. हालांकि हाँ, मेंस के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे करनी पड़ जाती है, बट मैं डेली आपको कहूँ 12 घंटे पढ़ो, नहीं है पॉसिबल. 4 घंटे 4 दिन पढ़ लोगे, 5वें दिन थक जाओगे, क्या पता यूपीएससी जोड़ दोगे, है ना. सो प्रोडक्टिविटी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गिरने लगती है. राइट? सो दैट इज द पॉइंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट माइट हैपन. फिर दूसरा, आपकी वर्क लाइफ इम्बैलेंस होगी कि नहीं? लॉन्ग वर्किंग आवर्स कैन लीड टू बर्न आउट. जॉब सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगी. वर्क लाइफ इक्विलिब्रियम पूरा इम्बैलेंस हो सकता है. जब लोग ज़्यादा व्हेन दे वर्क लॉन्गर, दे हैव लेस टाइम फॉर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, लेजर. राइट? यहाँ पर फिजिकल एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन, फैमिली टाइम कम होना, बॉडी का नेचुरल रिकवरी प्रोसेस डिस्टर्ब होना, वो भी हो सकता है. वो पर्सनल वेलबींग, हैप्पीनेस, लेस सेटिस्फाइंग लाइफ आउटसाइड द वर्क, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. और फिर इसके बाद क्या होगा? हेल्थ इम्प्लीकेशंस होंगे, हो सकते हैं. कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाए, इरेगुलर मील टाइमिंग होने लग जाएंगे, मेंटल हेल्थ सफ़र करेगी, स्ट्रेस लेवल एलिवेट हो सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फास्ट फूड पे डिपेंडेंस हो जाओगे क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं मिलेगा, ओबेसिटी पे कंट्रीब्यूट हो जाएगा वो. फिर इसका वर्किंग वुमेन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं? जो वर्किंग मदर्स हैं उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क पे भी है, बच्चों पे भी है. जगलिंग इन दीज एक्सटेंडेड आवर्स और वर्क प्लेस में और फैमिली ड्यूटीज़ के साथ भी, तो इट विल इम्पैक्ट देयर करियर एडवांसमेंट ऑल्सो. ये उनके पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ में दोनों में हर्डल लेकर आ सकता है. ठीक है, दोनों पॉइंट्स जायज़ हैं. नाउ हाउ यू विल स्ट्राइक अ बैलेंस? नाउ कम अप विद द पॉइंट्स जो कहते हैं कि हाउ लेट्स बैलेंस इट. लेकिन आपको बताना है हाउ टू बैलेंस.
सॉरी 1 2 3 4 4 पॉइंट्स लिखते हैं। एआई है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, टास्क को स्ट्रीमलाइन करो, मैनुअल वर्क को कम करो, ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करो, एनहांस करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो, टू इक्विप द वर्कफोर्स विद नेसेसरी स्किल्स, एडवांस टूल्स। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकती है। आउटपुट पे फोकस करो। हम अभी भी बोलते हैं यही बात कि आउटपुट पे फोकस करो, टाइम पे मत फोकस करो कि मैं 8 घंटे पढूं, मैं 10 घंटे पढूं, मैं 12 घंटे पढूं, मैं 4 घंटे पढूं, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढूं, ये मैटर नहीं करता। टाइम स्पेंट वर्किंग डजंट ऑलवेज डायरेक्टली लिंक टू हायर प्रोडक्टिविटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 8 घंटे एक लक्ष्मीकांत लेके बैठी हूँ, समझ मुझे कुछ नहीं आया, आफ्टर 8 आवर्स में एक सवाल मुझसे कोई पूछ ले, मुझे उसका जवाब नहीं आएगा, वो टाइम वेस्ट ही है। So it's crucial to focus on both time and resources to achieve the enhanced productivity. Right tools, right resources और आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है, आपका आउटपुट क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है। यंगर जनरेशन को मोटिवेट करो बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग रोल्स, राइट। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों होंगी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो दैट शुड फोस्टर एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रस्ट हो, जहाँ पर इंडिविजुअल्स फील दैट दे आर वैल्यूड, दे सी द अपॉर्चुनिटी, हाँ कि मैं यहाँ ग्रो कर सकता हूँ बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड एफर्ट्स, राइट। थर्ड पॉइंट हो गया। एंड यू कैन राइट इट, मतलब यू एनकरेज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करो, है कि नहीं। अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, अपनी हॉबी परस्यू करो, एक्सरसाइज करो, 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप लो, माइंड को रेस्ट दो, रिचार्ज करो अपने आप को। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो एक बैलेंस स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप थिंग्स आर क्लियर, सॉर्टेड। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पहली बार ब्रू रिफ्यूजीज विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस इन मिजोरम। क्यों? एज दे वर गिवन परमानेंट सेटलमेंट इन त्रिपुरा अंडर अ रिहैबिलिटेशन अरेंजमेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रू रिफ्यूजीज के बारे में पढ़ना। ये कम्युनिटी है इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट, इनको रियांग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मोस्टली आपको त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम, दे आर लिविंग देयर। त्रिपुरा के अंदर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज पीवीटीजीज। यूपीएससी पूछ सकती है ये पॉइंट। Ethnically, they are a part of Indo-Mongoloid racial stock and their language called Kabru. Right? They speak a language that is Kabru. Now, आप जिस भी तरीके से इसको pronounce करो, it is closely related to Tibeto-Burman family, specifically with Austroasiatic groups. Right? They are divided into 2 major clans, Miska and Molsoi. ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ी सी टर्म्स है, याद में रखोगे तो फायदा ही होगा। एंड दे स्पीक अ लैंग्वेज जिसकी सिमिलैरिटी कुकी लैंग्वेज से है, बट इज मोर ब्रॉडली एसोसिएटेड विद कोक बोरोक डायलेक्ट, ठीक है। ऑक्यूपेशन, सो द ब्रू ट्राइब बिलोंग, मतलब द ब्रू पीपल बिलोंग बीइंग अ नोमैडिक ट्राइब, ये प्रैक्टिस करते हैं वही ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग। मैनी ऑफ देम सस्टेन देयर वे ऑफ लाइफ थ्रू हिल टॉप झूम कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये राइट। इनके जो बिलीव्स हैं, दे होल्ड बिलीव्स इन स्पिरिट्स, प्रेजेंस ऑफ सोल। रिलीजियस प्रैक्टिसेस लार्जली हिंदू हैं एंड देयर डाइटीज आर सिमिलर टू गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द हिंदू फेथ, राइट। एंडोगैमी, इनके जो कस्टम्स हैं इंक्लूड मैरिंग विद इन देयर कम्युनिटी। जो विलेज काउंसिल चीफ, जिनको यहाँ राई बोलते हैं, परमिट्स डाइवोर्स एंड विडो मैरिज, ठीक है। एंडोगैमस है, डू नॉट मैरी आउटसाइड देयर कम्युनिटी, हिंदू फेथ है, दे बिलीव इन स्पिरिट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल। सॉर्टेड है। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे तमिल लंबादी एम्ब्रॉयडरी पे। पौरगई आर्टिजन एसोसिएशन सोसाइटी एक ग्रुप है 60 वुमेन्स का, दैट इज डेडिकेटेड इन मेकिंग एंड सेलिंग द एम्ब्रॉयडरी क्लोथिंग। ये इनका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ तमिल लंबादी एम्ब्रॉयडरी, एंड ये इंश्योर करना कि ऑब्वियसली आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी पास करें। तो हमारे लिए, अच्छा आप ये देख रहे हो तस्वीर, हम इस एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हैं,
मतलब आप लगाओ, इट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। मैं जो बात कर रही हूँ दैट इज़ लंबादी कम्युनिटी। मतलब ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर आपको जियोमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, और इट इज़ डन बाय कॉटन थ्रेड्स। आप देख रहे हैं ये सब। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी एम्ब्रॉयडरी के बारे में। बहुत लंबे टाइम से ये कम्युनिटी प्रैक्टिस कर रही है इस क्राफ्ट को, एंड दे हैव सर्व्ड द पर्पस ऑफ डेकोरेटिंग देयर ओन अटायर एंड हाउस होल्ड आइटम्स, राइट। So it is done by the Lambadi women on cotton and silk fabrics using colorful cotton threads. Patterns मैं बता ही रही थी, square, rectangle, circle, and they have also been influenced by local forests, birds, fruits and flowers. The elderly women जो हैं of this tribal community, they continue to wear pitia and their traditional 5-piece dress which is made with mushru silk from Kutch. तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। कुछ टर्म्स ही हैं, बेसिकली यही बात है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो एल्डर वुमेन होती हैं दे कंटिन्यू टू वेयर पिटिया, एंड जो ट्रेडिशनल 5-piece ड्रेस है ये उसके बारे में बताया गया है, दैट इज़ मेड फ्रॉम सिल्क, जो उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस, उनके हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर रही बात इस कम्युनिटी की, बंजारास सुना है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज बंजारास, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। पास्ट में दिस लंबडी पीपल वर नोमैडिक, मतलब दे वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट अभी दे हैव नाउ लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड सेटल्ड इन स्पेसिफिक एरियाज दैट आर नोन एज तंट्स। दे स्पीक गोर बोली which belongs to Indo-Aryan group of languages. Lambadi has no script. ये ना डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखना किसी भी तरीके से स्टेटमेंट बन सकती है। अगला आर्टिकल है आज का लास्ट आर्टिकल। रिसेंटली सस्पेक्टेड माओइस्ट रिपोर्टेडली ओपनड फायर एट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉचर्स एट दी अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कन्नूर, केरला। हम बात करते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये आपको वेस्टर्न घाट्स में और द वेस्टर्न स्लॉप्स वहाँ पर ये लोकेटेड है, और इट्स द मोस्ट नॉर्थली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। 1984 में केरला की है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। वायनाड सबने सुना ही होगा। सो दिस सेंचुरी इज कनेक्टेड टू द वायनाड ब्रह्मगिरी एरिया, मतलब लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ वायनाड, और कुछ कर्नाटका के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर भी इट ओवरलैप, जैसे ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुर्ग फॉरेस्ट। हाइएस्ट पीक विद इन दिस सेंचुरी इज कॉल्ड कत्तिबेट्टा। It is the only protected area of west coast tropical evergreen forest of Dipterocarpus mesua palanquin type. River कौन सी है? चिनकनी flows through this wildlife sanctuary. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें तो वही आपको पता ही है, फॉरेस्ट कोस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वेस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रीडोमिनेंट है। ये कुछ फ्लोरा और फना के नाम हैं, एक बार देख लो, जैसे एलिफेंट, बाइसन, डियर, दे आर क्वाइट कॉमन देयर, ठीक है। ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.